थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ है एक और टाटा नेक्सॉन, लेकिन ये टाटा नेक्सॉन नॉर्मल पेट्रोल डीजल नहीं है, ये है पेट्रोल सीएनजी, यानी कि एक तरह से एक बाईफ्यूल वेरिएंट है जो जिसका आज हम ओनरशिप आपके लिए लेके आए हैं। नेक्सॉन सीएनजी का डिटेल्ड ड्राइव और इवन की हमने रेंज टेस्ट भी किया था, जिसमें हमने उस कार को तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर चलाया था और आपको बताया था कि इसकी क्या माइलेज निकल के आ रही है। उसके अलावा हमने कंप्लीट वॉक अराउंड भी किया था, लेकिन आज हम उसके एक एक्चुअल ओनर से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या माइलेज निकल रही है, परफॉर्मेंस कैसी है। और एक और खास चीज ये है कि उन्होंने इस कार को तकरीबन 6000 किलोमीटर के आसपास चला लिया है, जिसमें से तकरीबन 4000 किलोमीटर की उनकी एक सिंगल ट्रिप रही है जो उन्होंने नोएडा से लेकर गोवा तक की है, यानी कि एक लॉन्ग ट्रिप भी वो अपनी फैमिली के साथ इस कार पे कर चुके हैं। मेरे साथ है हरमनप्रीत सिंह जी। हरमनप्रीत, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच सर। तो हरमन ने हमें जो है अप्रोच किया था अपने कार के ओनरशिप रिव्यू के लिए, क्योंकि जब ये कार परचेज कर रहे थे तो इन्होंने हमारे वीडियोस देखे थे और इन्होंने ये हमें मेल किया था कि ये भी अपनी कार लेके हमारे चैनल पे आना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हरमन, एक चीज़ ये बताओ कि सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये आता है, बायोफ्यूल आज की डेट में जो लेना चाहता है वो या तो हाइब्रिड की तरफ जाता है, या फिर अगर वो हाइब्रिड नहीं भी लेना चाहते हैं तो लोग जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ईवी की तरफ। अब सीएनजी कार्स डेफिनेटली हमेशा से रिलायबल रही हैं, क्योंकि आज से नहीं है, काफी सालों से हैं। लेकिन अब इस टाइम पे जब लोग जो हाइब्रिड या ईवी की तरफ सोच रहे हैं, आपने सीएनजी की तरफ कैसे सोचा? The only thing that I feel is कि EV अभी थ्योरी में ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है, बट इन प्रैक्टिकलिटी शायद उतना मेरे को बेनिफिट एटलीस्ट मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है एट द एंड ऑफ 5 years 6 years अगर मैं अपना कार सोच रहा हूँ प्लान करने के, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। सो इफ इट इज, बल्कि उसके लिए मेरे को पहले अपफ्रंट ज्यादा पैसे भी देने पड़ रहे हैं। एंड मेरे को रेंज एंजाइटी वाला थोड़ा इशू है कि यार मेरे को अभी टेंशन नहीं लेनी है। मैं जैसे गोवा चला गया घूमने, आई डोंट वांट टू टेक अननेसेसरी स्टॉप, बिकॉज लंबा ड्राइव करना है मैंने। तो अगर मैं दिन के अंदर 4-4 घंटे इसी में लग जाऊँ तो हाउ कैन आई रीच। उसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल ऑप्शन बचते हैं। डीजल मैंने ज्यादा ड्राइव करी नहीं है बिकॉज ऑफ दिल्ली, सो इट्स एन ऑब्वियस। सीएनजी से आपको ये अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आपको डिसेंट माइलेज मिल जाती है, सो दैट आप लंबा अच्छे आराम से चलाओ और फन टू ड्राइव। पेट्रोल के अंदर जो फन टू ड्राइव आई थिंक मेरे को लगा है ईवी में शायद उतना मेरे को लगा, वो शायद मेरे लिए भी थोड़ा मतलब मैच नहीं कर पा रहा है वो एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक तो चलो ईवी वाला तो एक कंसेप्ट ही हो गया कि आपको एक चार्जिंग में जो टाइम लगता है आज की डेट में भी, ये चीज़ जो फैक्ट है वो यही है कि जब हम लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन है जो आपको चार्जिंग के लिए अलग से रखना पड़ता है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। दूसरी, लेकिन सीएनजी भी तो लिमिटेड अभी भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा की जो अवेलेबिलिटी है उसका इशू रहता है। जैसे आप दिल्ली एनसीआर में इशू नहीं है, यूपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा थोड़ा सा एमपी वाली साइड जाते हैं या और थोड़ा सा दूसरे एरियाज में जाते हैं तो सीएनजी का अवेलेबिलिटी पे अभी भी इशू है ना, या फिर लाइन्स तो अभी भी लगती है लोग सीएनजी जब भरवाते हैं। मतलब आई से जैसे मैं गोवा जाके आया हूँ ना, आई हैव ड्रिवन इट 4200 किलोमीटर्स, उसमें से मैंने सिर्फ 800 किलोमीटर्स पेट्रोल पे रन किया है, 3400 किलोमीटर्स वाज ऑन सीएनजी। ओके, तो अगर आप मेरा 75% इज इन सीएनजी, तो आप समझ सकते हो ऑल ओवर इंडिया। सो आई हैव ड्रिवन इन राजस्थान, एमपी, गुजरात। गुजरात में सबसे अच्छा सीएनजी का आफ्टर एवरी 2 hours आ जाएगा, उनका चीपर भी है। अच्छा। सो एंड गुजरात में देयर इज नो टोल फॉर पर्सनल कार, तो इट्स वेरी गुड इफ यू आर फ्रॉम गुजरात, वहाँ पे चला रहे हो गाड़ी का तो बहुत ही अच्छा माइलेज के साथ यू कैन ड्राइव। कर्नाटका में थोड़ा लिमिटेड था, मतलब महाराष्ट्र में भी इजीली अवेलेबल था, बट हाँ कर्नाटका में मेरे को गोवा के आसपास 50-60 किलोमीटर पहले मिल गया था। तो है बिट्स एंड पीसेस में, बट हाँ कुछ ऐसा सच भी कभी आया जब मैंने 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर सारी पेट्रोल पे चलाई थी। पेट्रोल फुल करवा के निकला था। मैं क्या, जब जहाँ पे जरूरत पड़ेगी आई टैंकी फुल रखूंगा। तो मेरे को अननेसेसरी वो नहीं चाहिए था कि यार टेंशन यार आ नहीं रहा, पंप नहीं आ रहा, तो 250, 300, 400 चलानी है तो आई एम रेडी टू दैट। ठीक है। तो बाईफ्यूल होने का बेसिकली जो फायदा होना चाहिए वो आपने उसका पूरा यूज किया। ये चीज जरूर है कि जब हम लोग भी लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं तो एक जो एंजाइटी है ना, वो जितना मर्जी आप कीजिए, चाहे मैं कह रहा हूँ 400 किलोमीटर वाली गाड़ी भी आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं जाकर वो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। 3 दिन 700 से 800 किलोमीटर चलाइए, 3 दिन लगा, 700, 800, तो वो ईवी के साथ तो मेरे पास पॉसिबल नहीं था। मैं 15 घंटे ड्राइव कर रहा हूँ तो कितने घंटे चार्जिंग लगा के चलूंगा। तो उस मामले में मेरे को ईवी भाई थ्योरी में बहुत अच्छा, बट मे बी डाउन द ईयर्स 5 साल में मेरे को लग रहा है कि ईवी अच्छी गाड़ियों की 500 किलोमीटर रेंज आने लगी है। विद टाइम इट विल गेट चीपर एंड देन वो थोड़ा अफोर्डेबल सेंस बना देती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं पंजाब से हूँ, मेरा होम टाउन संगरूर है, तो एंड इट इज़ 300 किलोमीटर्स अवे। तो अगर मैं ईवी लेता हूँ तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी कि अच्छा मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई फास्ट चार्जर नहीं है अभी। घर पे मेरा चार्जिंग लगाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो गली में, तो मतलब यू हैव टू पार्क द कार एंड वहाँ पे वाइबिलिटी नहीं थी। तो मेरे यूज केस के अंदर वो ईवी फिट नहीं बैठ रहा है। वी से इट इज अ चीपर, तो वो लॉन्ग गेम में पड़ेगा, 6-7-8 साल में चलाऊँ तो। एंड उसके ऊपर से फिर वही उसकी बैटरी की 8 साल, जो पुरानी गाड़ी है उसमें 8 साल की आ रही, आई थिंक अच्छी कार में तो लाइफ टाइम आने लग गई है। तो वही बोल रहा हूँ 2-3 साल में शायद
हम सोच रहे हैं एक और कार लेंगे तो दैट कैन फिर आप ईवी के लिए सोच हाँ, सकते फिर हैं। सोच अच्छा चलिए अब गाड़ी के ऊपर बात करते हैं। हमने ज्यादातर जो है अभी फोकस अभी सीएनजी पे रखा हुआ है, ठीक है। गाड़ी पे वापस आते हैं। ये कौन सा वेरिएंट है और कितने में ली थी आपने? ये है स्मार्ट प्लस, स्मार्ट प्लस, मतलब बेस से एक ऊपर। बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इस व्हील कवर वगैरह भी नहीं आते हैं इसमें? नहीं, व्हील कवर नहीं थे। व्हील कवर भी नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी जो टायर प्रोफाइल है वही आपको सेम 16 इंचेस वाला ही मिलता है इसमें। 195 60R16 है, तो 195 टायर आपको मिलते हैं। और ये कौन सा वेरिएंट बताया आपने? स्मार्ट प्लस। स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, ठीक है। ये ऑन रोड कितने की पड़ी आपको? आई बॉट इट नियर दिवाली, तो मैंने 2 जगह बुक करी थी। आई वाज प्रॉमिस कि आपको दिवाली से पहले मिल जाएगी, एंड उस टाइम बहुत बोल रहे थे कि यार अभी न्यू कार है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट। तो मेरे को कोटेशन वाज अराउंड 11 lakhs। 2-3 जगह से मैंने पता किया, बट मैंने एट द एंड नेगोशिएट किया, तो आई गॉट इट फॉर 10.55 ऑन रोड। 10.55, ठीक है। हाँ, उसके अंदर सभी इंश्योरेंस जो मेरे को एड ऑन चाहिए था वो उसके अंदर है। ठीक है, तो 10.5 लाख में एक सीएनजी कार, वो भी एक चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस कर दी कि ये पहली ऐसी देश की, इंडिया की पहली ऐसी सीएनजी कार है जो टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है। तो 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन आपको मिलता है। परफॉर्मेंस अगर हम बीएचपी वाइज देखें, टॉक वाइज देखें, तो थोड़ी सी नॉर्मल पेट्रोल से आपको हल्की सी कम मिलेगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नॉमिनल सा है। वो एक्चुअल फिगर क्या है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। थोड़ी सी पावर में कम है, बट डेफिनेटली आपको टर्बो चार्ज इंजन मिल रहा है। सीएनजी वाली जो है आपको किफायत मिल रही है। तो 4000 किलोमीटर वाला जो आपने ट्रिप किया, तो आपको क्या लगा कि पूरी पेट्रोल पे जाते तो क्या कॉस्ट आती है, और सीएनजी प्लस पेट्रोल गए तो कितना फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा है उसमें? मोटे मोटे तौर पे कुछ कैलकुलेशन अगर आप बता मतलब पाएं। मोटे मोटे तौर पे 40% का फ्यूल एक्सपेंस, 30 से 40% फॉर मिनिमम फॉर श्योर कम हो जाएगा पेट्रोल से आपको, फॉर श्योर। 30-40% एक अच्छा हाँ, for फिगर sure। है ये। और उसके अंदर आप गाड़ी, मतलब मेरे को तो गाड़ी चलाने में मजा आता है। मतलब बिफोर दिस मेरे पास स्कोडा फैबिया थी, उसके अंदर मैंने सीएनजी बाहर से फिट करवाई थी, एंड स्कोडा फाबिया में सीएनजी बाहर से fit लाइक करती चैम। वो मैंने 5 साल गाड़ी चलाई है, ड्रिवन इट 70,000 किलोमीटर। वो कौन सी थी? 1.2 नेचुरली। अच्छा, बट 1.9 उसका वो इंजन भी बढ़िया है, मतलब मैंने अच्छे से चलाई है वो। तो उसके बाद मेरे लिए डिफिकल्टी यही थी कि देखो सीएनजी अगर लेनी है कोई अच्छी कार, फन टू ड्राइव कौन सी हो। उसमें मतलब आई हैव ड्रिवन एवरी कार, मतलब टाटा का नाम बोलो, टियागो, टिवा, नेक्सॉन, एएमटी। मतलब मेरा पहला एक्चुअली प्रेफरेंस था टू बाय एन ऑटोमेटिक कार, बिकॉज मेरी जॉब गुड़गांव में, तो आई थॉट कि यार ऑटोमेटिक शुरू करता हूँ। मैंने ऑटोमेटिक में 2-3 कार वेरिएंट आते हैं, अमेज का बैठता है, सीवीटी आता है, टियागो का एएमटी है, या फिर मैं सिंस आई वाज लुकिंग टू बाय अ यूज्ड कार, मतलब मेरे को एक गाड़ी पसंद आ गई थी, वेंटो 2016 फुली ऑटोमेटिक। डिजायर भी आप कंसीडर कर सकते थे? मतलब मारुति वाज आउट ऑफ। अच्छा, मारुति नहीं, ठीक है। वो जब तक मतलब आई थिंक अब 5 स्टार आए तो शायद आई विल स्टार्ट कंसीडरिंग इट। स्कोडा के बाद मारुति आप जा ही नहीं सकते, आपको बिल्ड क्वालिटी पे भरोसा है, प्लस यू हैव अ फैमिली। तो आई थिंक 70-80 हज़ार 1 लाख बचा के इतना कोई बेनिफिट नहीं ओवर लॉन्ग टाइम जो सेफ्टी है इसमें मिलती है मेरे को। ठीक है, तो ये मतलब आपको एक 30-40% का तो एक आपको ये लगा। प्लस अच्छा एक चीज मेरे माइंड में जो आपने बताया, फाबिया की जो आउटसाइड फिटिंग वाली सीएनजी थी और जो आपको कंपनी फिटेड सीएनजी आ रही है, अगेन ये मैनुअल में है, अभी तो इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिया है, जो कि टियागो में उन्होंने एएमटी दे दिया था। बट अगेन वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कुछ इशू है, जिसकी वजह से अभी मेरे ख्याल से नेक्सॉन में तो अभी हाल फिलहाल में नहीं देंगे वो। तो चलाने में कुछ फर्क लगा जो आपको लगा कि कंपनी फिटेड ज्यादा बेटर है या फाबिया? कंपनी फिटेड इज मतलब नो ब्रेनर है, बेटर परफॉर्मेंस देगी ही देगी। मतलब उस टाइम तो चलो, मैं उस टाइम आई वाज अ न्यू ड्राइवर, तो मेरे को फर्स्ट टाइम कार लेनी थी, एंड उस बजट के अंदर विद इन 2 lakhs आई गॉट अ वेरी गुड डील। 40,000 रन करी पेट्रोल कार मिल रही थी, एंड मेरे को ड्राइविंग का डी भी नहीं आता था। तो मैंने उस टाइम के लिए वो गाड़ी अच्छी थी। वो वाली गाड़ी मेरे दोस्त ने चला के मेरे को बताया अच्छी है, मैं कहा सही लग रही है, ले लेते हैं, ऐसे मैंने बाय करी। तो बट उसके बाद मैंने ड्राइविंग सीखी स्कोडा पे, तो अब मेरे से कोई और गाड़ी ना मैं पैर रखता हूँ, मेरे को लगता है यार फील ही नहीं आ रही, तो वो क्योंकि सीखी उसी पे है। अदरवाइज मैं सीवीटी चलाई, होंडा चला लिया मैंने, आई टेस्टेड 30+ कार्स। 30+ कार्स टेस्ट ड्राइव मैंने 30 इस इन रोड पे आई हैव ड्रिवन इट लॉट। मेरी वाइफ मेरे को थोड़ा छेड़ती है, आज कौन सी कार आ रही है, आज कौन सा आ रहा है, तो आई हैव डन माय फुल रिसर्च। उसके बाद मेरे को फन टू ड्राइव प्लस फ्यूल इकोनॉमी प्लस सेफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप थोड़ा सा सेव भी करेंगे, जो फ्यूल सेविंग भी होगी तो आपकी। मैं मतलब गोवा का पूरा पहले एक्सपेंस बताता हूँ मेरे को टोटल कितना पड़ा, इंक्लूडिंग फ्यूल प्लस द टोल। मेरे जाने से पहले मेरे ना सामने नेबर है, वो अपनी फैमिली के साथ 4 लोगों के साथ होंडा सिटी पे यहाँ से पहले गोवा जाके आए 1 हफ्ता पहले। सो आई आस्क्ड देम कि क्या एक्सपेंस आया, इट वाज ओनली पेट्रोल। तो उनका टोटल एक्सपेंस वाज अराउंड 26,000 इन फ्यूल्स एंड 5,000 ऑन टोल। तो 30 का वो था टोटल उनका जो लगा आना जाना है, और मेरा लगा है ऑलमोस्ट 22 से 23
इंक्लूडिंग टोल, इंक्लूडिंग फ्यूल। तो 23 से अगर मैं 31 भी मान लूँ, 8,000 का फ्यूल का ओवरऑल ट्रिप का मेरे को फर्क पड़ गया। 8,000 का आपको फर्क पड़ गया सीधा सीधा। मेरे को ओवरऑल माइलेज मिली है इसकी, मतलब हाईवे पे 20 प्लस तो आराम से मिली विद पेट्रोल एंड सीएनजी कंबाइंड। सीएनजी भी मैंने फुल टैंक पे 200 आराम से निकाले हैं, मतलब ड्राइविंग एट 120। एक बार हरमन इसमें आप थोड़ा सा इसका इंटीरियर भी दिखा देते हैं, क्योंकि जनरली हमारे पास जो कार्स आती है ना, अगर ब्रांड से भी आती है तो टॉप मॉडल होती है या ओनरशिप रिव्यू के लिए भी आती है, तो लोग ज्यादा ना उस नीचे वेरिएंट में, वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है ना, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अब इसमें आप देखिए वेरिएंट, आपको एक तो स्टीयरिंग वही 2 स्पोक स्टीयरिंग आपको जो स्टैंडर्ड है टाटा का, वही स्टीयरिंग आपको मिलने वाला है। सेंटर में आपको हरमन की स्क्रीन मिलेगी, आपको वो वाली स्क्रीन मिलेगी जो अभी 10 इंच 12 इंच वाली जा रही है, वो वाली स्क्रीन नहीं है इसमें। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इसमें वायरलेस है? नहीं, वायर्ड है। मैंने डिवाइस लगा के उसको वायरलेस बना दिया। अच्छा, वो आपने वो जुगाड़ ले लिया, ठीक है। पेन ड्राइव जितना ही है। MID जो है इसका, वो अगेन वैसे वाला है जैसे पहले आता था। अगेन MID भी फुल डिजिटल नहीं है इसमें। नहीं, टॉप मॉडल की, मतलब मैंने कई सारी चीजें नहीं है ड्राइव इसमें। करी है, मेरे दोस्त के पास अच्छी ड्राइव करी है टॉप मॉडल। ऑब्वियसली उसका क्लस्टर एंड स्क्रीन है, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलता है। हाइट एडजस्टमेंट, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है इसमें। क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है, डन। पावर विंडोज, चारों पावर विंडोज आती है ना, ठीक है। रेयर में भी आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। वो तो खैर वो तो टॉप मॉडल के उस वेरिएंट्स में होता है, ठीक है। तो वो आप मान के चलिए कि 10 लाख के आसपास, 10.5 लाख के आसपास अगर आप कोई कार देख रहे हैं सीएनजी, बेसिकली सबसे बड़ी बात ये है कि सीएनजी कार अगर आप देख रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा वेरिएंट है, जिसमें अगर जो छोटी मोटी चीजें मिसिंग है, जैसे व्हील कवर वगैरह है, या अगर अलॉयज तो खैर बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो 1000-2000 में व्हील कवर आ जाता है। और कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि मिसिंग है, जो बाहर से कराने वाला है हरमन? देखो, मेरे को लगता है हर फीचर की ना वैल्यू अलग अलग है। जैसे आप बोले क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, वो नहीं है, तो वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। मतलब वो गिमिक, वो तो बाहर से हो भी नहीं सकता। वैसे भी थोड़े गिमिकी से फीचर है। तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स मेरे को लगता है कि गाने वाने आप अच्छे से चला पाओ, मतलब हारमन का सिस्टम आपको अच्छा मिल रहा है, ठीक है। मतलब वेरी डीप स्पीकर आपको चार मिलते हैं, स्पीकर मिलते हैं, ठीक है। और विद स्क्रीन, और हारमन की जो स्क्रीन है ना, बिलीव मी ये काफी अच्छा इसका जो है रिस्पॉन्स अच्छा है। हालांकि आपको थोड़ा यूआई हो सकता है थोड़ा पुराना लगे, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका। बाकी बस मेरे को तो यही लगा कि अगर मेरे पास एक ऑप्शन जो होता है ड्राइवर की सीट अगर ऊपर हो जाए, मतलब इतने लंबा मैंने ड्राइव किया, तो आई नो शायद कभी कभी जरूरत पड़ती है कि, या दूसरा कई बार क्या होता है, जैसे अगर फीमेल ड्राइवर्स रहती है तो उनको ज्यादातर हाइट एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। 200 किलोमीटर, तो वो बोलते थे कि अगर दिस वाज समथिंग, अगर एटलीस्ट ये कोई ऐसा फीचर नहीं है जो आई थिंक इज समथिंग जो बहुत ही, हाँ नहीं, ये देना चाहिए, ये देना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका जो सारा हेडलैम्प्स का जो सेटअप है पूरा एलईडी मिलता है आपको। फॉग लैंप मैंने लगवाए हैं। फॉग लैंप आपने लगवाया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड डीआरएल्स तो नहीं है आगे वाले ना? नहीं, वो कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है ना, हाँ, वो इस वाले वेरिएंट में नहीं आते। बाकी अगेन सारा एलईडी फ्रंट और बैक दोनों में आपको एलईडी मिलता है। ऑटो फोल्डेबल ओवरवीएम से? नहीं, ऑटो नहीं है। ऑटो नहीं है, ऑटो एडजस्टेबल है, बट ऑटो फोल्डेबल नहीं है। अगेन वो कुछ चीजें हैं जो पहले ये लोग दे रहे थे, जैसे अब मेरी कार में ऑटो फोल्डेबल भी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, वैल्यू फॉर मनी आज भी है। आप उसमें कॉस्ट ऐड कीजिए ना। मैं बताऊं, अगर आपको अगर बाहर से भी आप एक अच्छी सीएनजी लगवाते हैं 60-70 हजार तो आपको आराम से लगते हैं। फिर वो भी अगर आप कंपनी फिटेड भी करवाते हैं तो 80,000 से ऊपर तो मारुति वगैरह भी ले लेते हैं। 80,000 होंडा से भी आप लगवाते हैं, 80,000 के आसपास वो लोग लेते हैं। तो आप 1 लाख की वैल्यू अगर लगा के चल रहे हैं तो 1 लाख की वैल्यू आप चीज आपको ऑलरेडी लगी हुई मिल रही है, जिसमें आपकी कार 9.5 की पेट्रोल पड़ी तो 1 लाख की सीएनजी तो होगी ना उसमें। तो उसमें मेरे ख्याल से तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। और ये अच्छी चीज है कि आज आप वो वाले वेरिएंट का रिव्यू कर रहे हैं जिसमें जो ज्यादा जिसमें लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, वैल्यू फॉर मनी कार है। अच्छा हरमन, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जहां पर आप पहले एक स्कोडा चला रहे थे और अब नेक्सॉन चला रहे हैं। स्कोडा के इंजन 1.2 लीटर के, अगर लेकिन हालांकि वो NA था, ये टर्बो है। बट अगेन अगर उसकी परफॉर्मेंस, फन टू ड्राइव की बात करें तो लोग हमेशा स्कोडा के इंजन की ज्यादा बात करते हैं। वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज है या आप कहेंगे टर्बो इज बेटर देन द प्रीवियस वन? मतलब वाइल से ड्राइव एक्सपीरियंस काफी सिमिलर है उनके। मतलब जैसे भागती वो गाड़ी थी, इसका टर्बो इंजन का बहुत अच्छा भागती है। मतलब मैं 3 सिलेंडर से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर और पिकअप यू विल एंजॉय। मतलब मैं गुड़गांव तक ड्राइव करके जाता हूँ, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन। वहां पे वो गेयर्स वाला फिर अगर ऑटोमेटिक नहीं है, दुखता नहीं है कि यार थोड़ा सा? उस पे भी आता हूँ। मतलब इसमें थोड़ा सा ना, आई एम नॉट श्योर अगर पुरानी में था या नहीं। मतलब यहाँ पे थोड़ी सेमी ऑटोमेटिक वाली फीचर जो मेरे को लगा है, जो आई थिंक यू शुड नो। फर्स्ट गियर, मतलब 3 गियर तक मैं बिना रेस दिए गाड़ी ले जाएगी मेरे को, विदाउट इवन पुटिंग अ फीट, मतलब माय फीट ऑन द पेडल ऑफ रेस। ये चौथे गियर तक 40 तक खुद ले जाती है। वो तो लो एंड टॉर्क हो गया ना आपका। हाँ, तो लो एंड टॉर्क तो गाड़ी का वैसे भी अच्छा है। बस मेरे को क्लच पकड़ना है, रेस पकड़नी नहीं है। तो महिपालपुर में मेरे को पता बम्पर टू में ट्रैफिक होता है, बट कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। आप कभी ट्राई कीजिएगा, जैसे आप गियर शिफ्ट करते हैं ना बिना एक्सीलेटर के, 6ठे गियर तक भी लेके जाएंगे ना जब आप थोड़ा, तो 6ठे गियर में ही आपकी 50 क्रॉस कर देगी। मतलब लो एंड टॉर्क की अगर हम बात करें, मैंने ये ट्राई किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ। 6th गियर में अगर आप विदाउट एक्सीलेटर अगर आप ठीक ठाक स्पीड पे जा रहे हैं तो ये 50 प्लस क्रॉस कर जाती है, 50 की स्पीड दे देती है आपको। तो लो एंड टॉर्क बहुत जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ट्रैफिक में लो एंड टॉर्क ही इज द विनर, अगर आप स्पेशली मैनुअल कंसीडर कर रहे हो। हाँ, नहीं तो अदरवाइज उसके अंदर, मतलब स्कोडा के अंदर थोड़ा वो हो भी पुरानी गई थी। आई हैव ड्रिवन इट 70,000 टोटल, उसका 1,10,000 किलोमीटर चल गया है।
तो ऑब्वियसली वो वेयर एंड टेयर है गाड़ी में, 14 साल हो गए हैं अब उसको, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है। बट अगर जब मैंने खरीदी थी व्हेन इट वाज एट पीक, ये उससे चलाने में अच्छा फील दे रही है ऑन सीएनजी। बट उसके बस एक चीज मेरे को डिफरेंस लगती है कि स्कॉडा के गियर चेंज इज लाइक बटर, बहुत यू डोंट, आपको देखना नहीं है। और हाँ, इसके बहुत अंदर ज़्यादा आपको smooth है। थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा। मेरी वाइफ कम चलाते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार वो वाला तो अटकता है थोड़ा सा। ये वाला अटकता है, तो वही है बस मेरे को जो लगा कि हाँ अदरवाइज फन टू ड्राइव है। अगर आप जैसे अभी तो खैर सीएनजी में तो मुझे लगता नहीं कोई प्लान है इनका, लेकिन जनरली अगर आप नॉर्मल पेट्रोल में इनका डीसीए ट्राई करेंगे वो बहुत अच्छा शानदार है। ठीक है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आप देख सकते हैं कि 210 mm के आसपास आती है। तो अब जब ये फर्स्ट टाइम आई थी तो अपने सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी थी जो उसमें इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस दे रही थी, तो कहीं से भी निकालने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है, फर्स्ट क्लास निकल जाती है। 6000 किलोमीटर एक अच्छी लॉन्ग ट्रिप आपने ट्रैवल की, हर तरह की रोड मिली होंगी, कोई ऐसी दिक्कत सस्पेंशन वगैरह ब्रेकिंग वगैरह में, पावर आपने बता दिया कोई इशू नहीं है। मेरे को ट्रिप जाने से पहले फर्स्ट मंथ में आई थी, मतलब आई थिंक ये काफी और यूजर्स को भी आया है, मैंने यूट्यूब पे देखा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तीसरे चौथे पे हूँ, एकदम से पावर लॉस हो गया था, मतलब आई वाज नॉट एबल टू गिव मोर रेस, वो गाड़ी धीरे हो रही है, रुक रही है, एंड मैं बिल्कुल हाईवे के बीच में था। मैंने फिर 2-3 वीडियोस देखी यूट्यूब पे, दे लाइक है इसके अंदर इशू। बट मैंने 2 बारी, मतलब मैंने जो फर्स्ट सर्विस करवाने गया तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, 2 या 3 बारी मेरे को आया बिफोर दैट फर्स्ट सर्विस, बट जब मैंने बोला कि फर्स्ट सर्विस ये प्रॉब्लम है, उसके बाद ये तो नहीं आई एटलीस्ट मेरे को। मतलब क्या हो रहा था, फोर्थ गियर पे जाने के बाद पावर लॉस था एकदम, पावर लॉस हो गया था, मतलब वो एक्सीलेटर पे कोई पावर नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा था। और इसमें वो वीडियो भी है, मतलब सिर्फ फोर्थ गियर में ही था ये। अक्षरधाम के ऊपर वाला पुल था, तो ऑब्वियसली आप स्पीड ज्यादा पे नहीं जा रहे होते, तो वहां पे हुआ। फिर अगर आप गियर शिफ्टिंग करेंगे लोअर गियर पे आएंगे तो फिर वो पावर वापस आ जाती थी। वो बिकॉज इट वाज अ हाईवे, तो आप इतना शायद मेंटली आप ये नहीं सोचते कि मैं गियर छोटा करूं। मैं 2-3 बार ट्राई किया, बट जब नहीं हुआ मैंने सोचा कि मैं लेफ्ट लेता हूं, गाड़ी बंद करके फिर चलाई, तो हो गया, मतलब वो कॉन्फिडेंस से आप फिर तभी चला पाओगे कि दोबारा हो रहा है कि नहीं। ओके, तो अभी सीट कवर्स वगैरह भी नहीं लगवाए हैं, नॉर्मल इसकी फैब्रिक सीट्स आती हैं, कंफर्टेबल हैं। मेरे को थोड़ा सा डाउट था क्योंकि स्कॉडा के अंदर वो लेदराइट सीट थी, तो अब 1050 की कार इसलिए ली थी कि मैं सोचा कि 11 लाख तक मेरा बजट है, तो आई विल गेट बेसिक थिंग्स जो कि कार में होनी चाहिए, जो बाहर से नहीं लगवानी है। बाकी ये सीट कवर, आर्मरेस्ट और व्हाटएवर जो थोड़े से फीचर है, दैट आई विल स्पेंड अनदर 50,000, तो 11 लाख में मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी कि मैं गाड़ी पे लगा रहा हूँ। उसमें भी सीट कवर पेंडिंग है, देयर आर 4-5 अदर आइटम जो मैंने सोच के रखी हुई है, और मेरे ख्याल से वो अभी तक आपको शायद जरूरत नहीं लगी होती तो शायद आप करवा ही लेते उसको। सरप्राइजिंगली 4000 किलोमीटर के बाद, स्पेशली आई हैव ड्रिवन इट 800 देन 700 300, ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे को लगता है जैसे नैनीताल भीमताल गए थे यार, इतनी थकावट तो हो ही जाती है, तो इट वाज लाइक दिस। सो बीइंग अ नेक्सॉन यूजर आल्सो मैं भी एक चीज का अपना बता सकता हूं कि इसकी जो सीट्स है वो अपने आप में उतना अंडर थाई सपोर्ट वगैरह इतना एप्रोप्रिएट। अब हरमन की हाइट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उसमें भी अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बहुत सही रहता है, चाहे आप रियर सीट में बैठे या चाहे फ्रंट सीट में बैठे। फैमिली को, मतलब आपकी वाइफ जो आपके बच्चे के साथ बैठते हैं, तो उनको ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ लगता है, आगे बोली पैसेंजर सीट में या रियर सीट में? वो बेबी डिसाइड करता है। वैसे तो वाइफ को पर्सनली आगे बैठना पसंद है, बट बिकॉज ये लॉन्ग ट्रिप था, हमने पीछे उसका बेड बना दिया था, तो बेबी पीछे सोता था तो वाइफ पीछे ले जाती थी, अब जागा तो उसको लेके आगे, सोफे कुशन वाली एक फील आती है पीछे, तो सीट्स उस काफी मामले कुशन में वेरी कंफर्टेबल। एंड मैंने स्पेशली ट्रिप में मैं ड्राइव कर रहा हूँ बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव, वो पीछे सो जाते थे, आई यूज्ड टू लुक एट देम, अच्छा सो रहे हैं ना, एंड आई एम ड्राइविंग, तो दे वर कंफर्टेबल। मैंने वाइफ से पूछा कि यू टेल अस द रिव्यू, पीछे कहते शी वाज कंफर्टेबल, ऐसा कुछ ऐसे जर्क नहीं जा रहा था, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। बूट स्पेस वगैरह ऑलमोस्ट अच्छा है, 321 आई थिंक, बट हमने 2 बड़े टैची, एक छोटा टैची, 5-6 बैग, तो इस तरह का कुछ आपको बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं अभी सामान पड़ा नीचे नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे आपको सिलेंडर्स मिलते हैं, जो हम अपनी पुरानी वीडियो में जो शॉर्ट होगा तो मैं एक बार लगा दूंगा। उसके अलावा बूट स्पेस ऑलमोस्ट मुझे मेरी कार जितना ही सिमिलर लग रहा है, मतलब ये टेक्नोलॉजी जो टाटा ने निकाल दी है ना कि भाई बूट स्पेस भी उतना ही मिल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, और आपको सिलेंडर भी जो है उसमें 2-2 सिलेंडर कर दिए, बहुत अच्छा। मतलब एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये तो ट्रेडमार्क करा लेना चाहिए इनको, ये बहुत बढ़िया इन्होंने इस चीज का सोल्यूशन निकाला 2 सिलेंडर करके, ये बूट स्पेस खत्म नहीं होता आपका। यही प्रॉब्लम थी स्कॉडा में, बिकॉज आफ्टर मार्केट फिटिंग में मैं और वाइफ जाते थे ट्रिप पे, तो पिछली सीट पे भरा सामान रहता था, तो इसमें हमें अब आगे कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा सामान पीछे था, खाने पीने वाला सामान, बेबी का एक छोटा वाला बैग, बस बाकी पूरा। आई थिंक आप एक फैमिली के लिए तो मोर देन इनफ है। इसमें पार्किंग कैमरा रियर में भी नहीं आता है ना, नहीं आता है। सेंसर्स आपको पार्किंग सेंसर्स रियर में मिल जाएंगे, कैमरा नहीं आता है। तो आई थिंक यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है कवर कर लिए हैं। हरमन, कुछ और जो आप इसमें मेंशन करना चाहो? मेरे को लगता है हर गाड़ी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। फर्स्ट इज आप अपना बजट डिसाइड कर लो, है ना, एक्सटेंड तो आप करते हो, आई थिंक एवरी बायर इफ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू कार 1-2 लाख तो ऊपर नीचे होता ही है, तो नीचे तो नहीं होता, ऊपर ही होता है। मतलब सेम कार मेरे को पसंद आई थी, मेरे फ्रेंड ने टॉप मॉडल था उसके पास पेट्रोल का, इट कॉस्टेड हिम अराउंड 16-17, उसके अंदर बैठ के मजा आता गाड़ी, अच्छा क्लस्टर है, बट आई न्यू बजट में यार मेरे को चाहिए, मेरे को 10-12 के अंदर लेनी है, प्लस आई वांटेड फन टू ड्राइव, टर्बो इंजन मिल गया, इंजन सेम मिल रहा है, हाँ इंजन सेम आपको प्लेटफॉर्म सेम मिल रहा है, सेम। उसमें फिर मैं तो समझता हूं मेन जो चीजें हैं वो तो आपको सिमिलर ही मिल रही है ना, फन टू ड्राइव और सीएनजी से फ्यूल एफिशिएंट तो हो ही गया। और 10 लाख के बजट में मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। और नेक्सॉन के 70+ वेरिएंट्स आते हैं टाटा की तरफ से, देखो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपके पास बजट है तो आप मिड वेरिएंट में जा सकते हैं जिसमें और फीचर्स खुल जाएंगे, टॉप वेरिएंट में जा सकते हैं जिसमें तो फिर खैर टॉप नॉच सारी वेंटिलेटेड सीट्स तक का ऑप्शन वो लोग दे रहे हैं। आई थिंक इफ आई एम रेडी टू स्पेंड 16-17 तो आई थिंक मैं फिर और कार्स भी एक्सप्लोर कर लूंगा। हां ऑब्वियसली थोड़ा सा
अब आप फिर उसकी ऊपर की भी कर्व वगैरह पे जा सकते इसमें हैं। डायरेक्ट कंपटीशन ब्रेजा है और वो भी इट्स नॉट फन टू ड्राइव। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका टर्बो इंजन का आ रहा है ना, वो उनके पास फिर अगेन वो भी अब उन्होंने 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर कर दिया है। जो उनका NA आता है उसमें पहले 4 सिलेंडर था, नॉइजी कम था, अब नॉइजी भी हो गया, 3 सिलेंडर भी कर दिया उन्होंने। खैर अपना अपना होता है। एक ये था कि बूट स्पेस से टायर छोटा हो गया, वो स्पेयर टायर है उसका, उसको 15 इंचेस देते हैं। हाँ 15 इंचेस देते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मेरे को लगता है कि अभी तक ऐसा जरूरत पड़ी नहीं मेरे को, उससे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने जब स्पेशली लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा था मैंने टायर इन्फ्लेटर पंक्चर सब कुछ लेके गया हूँ कि इन केस इफ रिक्वायर्ड आई हैव द टूल्स। लेटर तो मेरे ख्याल से टाटा का साथ ही मिला होगा। नहीं सब कुछ अपना लिया अलग से। अच्छा, नहीं मेरी गाड़ी में साथ मिला था। नहीं तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनपुट्स मिले हैं हरमन से, बिकॉज एक सबसे अच्छी चीज़ है कि एक जो ट्राइड एंड टेस्टेड उन्होंने एक लॉन्ग ट्रिप इसमें कर ली, जो अगेन एक फैमिली के साथ, और सेफ्टी का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। अगेन 1 टू ड्राइव उनको कार चाहिए थी, वो भी उनको इस गाड़ी में मिल गई, एक लॉन्ग ट्रिप भी उन्होंने कर लिया। तो सारे जो चेक बॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। अभी कोई नेक्स्ट प्लान है इसके साथ हरमन? अभी मतलब घर तो आप जाते रहते होंगे, वो 200-300 किलोमीटर का तो आपका लगा रहता होगा। मतलब विद न्यू कार अभी तक नहीं है, बट नेक्स्ट मंथ है, मतलब मेरे कजन की मैरिज है तो वहाँ पे वो चक्कर भी लगेगा। इससे पहले हम सोच रहे हैं मे बी फरवरी में कोई आसपास भीमताल मुक्तेश्वर विल ट्राई टू। अच्छा, मतलब घूमने फिरने के आप शौकीन है तो सही आपकी वैल्यू निकाल देगी गाड़ी है। आई नो आई हैव मेड अ गुड डिसीजन बिकॉज़ जो मेरे सारे फैक्टर्स थे व्हाट आई वांटेड इन अ कार आई हैव इट इन मी। तो बाकी तो यार व्हाटएवर आप जितना बजट बढ़ाते जाओगे यू विल गेट बेटर थिंग्स, तो देयर इज नो एंड टू इट। तो यहाँ पर एक लास्ट इनपुट लेते हैं हरमन से। हरमन, आउट ऑफ 10 क्या रेट करोगे अपनी कार को, कीपिंग इन माइंड ऑल दी एस्पेक्ट्स जितने भी आपको लगते हैं? रेट करने में आई थिंक देयर आर 3-4 पैरामीटर्स जो मैं कार को जज करता हूँ। फर्स्ट इज ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। कमिंग फ्रॉम स्कोडा तो आई न्यू कि मेरे को फन टू ड्राइव तो कार चाहिए, और मतलब घुमाने में फिरने में पावर स्ट्रेंथ में या फिर ड्यूरेबिलिटी में इट शुड बी गुड। उसमें आई विल से इट इज 10 on 10 फन टू ड्राइव एंड ओवरऑल 1 पॉइंट देना सिर्फ। मतलब आई थिंक आई कैन गिव इट 8.5 to 9। 8.5 to 9 Yes. जो एक मतलब जहाँ पे डिडक्शन है वो रीजन बता दीजिए। वो थोड़ा सर्विस सेंटर, बिकॉज आई थिंक इतनी टाटा की कार्स बिकती हैं तो आई थिंक दैट इज अ पेन फॉर एवरीवन। तो यू हैव टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मेरे 2 सर्विस करवाई है, मैं सुबह 9 बजे पहुंचा हूँ, 3 बजे मेरे को गाड़ी मिली, तो अगर वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो जाए तो फिर इट कैन बी 10 on 10। तो एक पैरामीटर में नहीं बांधा जा सकता अगेन, बट लेकिन ये थोड़ा कंसर्न जरूर है जो हरमन ने भी बोला, और सब लोग इवन टाटा भी जानते हैं कि जिस लेवल पे गाड़ियां बिक रही हैं उतने सर्विस सेंटर नहीं है, ओवरलोड हो रहे हैं। वो तो वहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। इस पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको एक वैल्यूएबल इनपुट मिला होगा, जो एक हमेशा हम कोशिश करते हैं अपने हर वीडियो में देने की। एंड थैंक्स टू अमन फॉर अप्रोचिंग अस फॉर देयर न्यू कार, जो उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।